नमस्कार, लाख टके की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। योगी कैबिनेट विस्तार के बाद में अब नए मंत्रियों को कौन सा विभाग मिलेगा, इसके लेकर सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों की माने तो भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे को अहम विभाग मिलना तय माना जा रहा है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पुराने कुछ मंत्रियों के विभागों में कटौती कर नए मंत्रियों को तरजीह दी जा सकती है। जिन मंत्रियों के पास एक से ज्यादा विभाग हैं, उनमें कटौती हो सकती है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। योगी सरकार में कैबिनेट विस्तार के बाद अब सभी की निगाहें मंत्रियों के विभागों पर टिकी हैं। सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे को अहम मंत्रालय मिलना तय माना जा रहा है। 8 चेहरों को मंत्री बनाया हो, लेकिन बीजेपी ने पूरब से पश्चिम, ब्रज से काशी, अवध सभी क्षेत्रों को साधते हुए ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। और ये तीसरी बार सरकार बनाने की उत्तर प्रदेश में भाजपा की रणनीति का एक बड़ा फैसला है, यानी कि बड़ी रणनीति है ये बीजेपी की। इसके अलावा राज्य मंत्री से प्रमोशन वाले डॉक्टर सोमेंद्र सिंह तोमर और अजीत पाल सिंह को भी अहम विभाग सौंपे जा सकते हैं। सभी क्षेत्रों को, वर्गों को, सभी जातियों को प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल हो या टीम हो मिलता रहता है। और यदि कहीं कोई कभी छूटा होता है तो पुनर्गठन पे उसको अवसर मिलता है। तो एक पूरी समुचित टीम है मंत्रिमंडल की। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये 60 सदस्यीय मंत्रिमंडल पूरी ताकत के साथ आगामी 27 के चुनाव में उतरेगा। मंत्रियों के विभागों में कटौती कर नए मंत्रियों को दिए जा सकते हैं। जिन मंत्रियों के पास एक से ज्यादा विभाग हैं, उनमें कटौती हो सकती है। 6 नए चेहरों को लाया गया है, 2 मंत्रियों को प्रमोट किया गया है। इनको कौन सा विभाग दिया जाएगा? अब जल्द ही इन मंत्रियों को नए विभागों का आवंटन होगा। चर्चा यह है कि कुछ मंत्रियों के विभाग कम भी किए जा सकते हैं और नए चेहरों को वो विभाग दिए जा सकते हैं। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि सनातन केवल मंदिरों की दीवारों में नहीं, बल्कि भारत की चेतना में बसता है। काशी विश्वनाथ और सोमनाथ भारत की सभ्यता के 2 अखंड ज्योति स्तंभ हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन को मिटाने वाले खुद मिट्टी में मिल गए। सनातन पर हमला करने वाले आक्रांताओं का आज कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सीएम योगी वाराणसी में सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि काशी सोमनाथ भारत के ज्योति स्तंभ हैं। सोमनाथ मंदिर भारतीय सनातन संस्कृति के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक है। वहीं दूसरी ओर सोमनाथ ने समुद्र तट पर भारत के स्वाभिमान और पुनर्जागरण के लौ को हजारों वर्षों तक प्रज्वलित रखा है। सोमनाथ मंदिर भारत की सभ्यता के उस अमर आदर्श का प्रतीक है जहां धर्म, संस्कृति, इतिहास और राष्ट्रीय अस्मिता एकात्म भाव से अभिव्यक्त होते हैं। सीएम योगी ने कहा कि सनातन पर हमले तो हो सकते हैं, लेकिन उसे पराजित नहीं किया जा सकता। काशी विश्वनाथ धाम में यह आयोजन अपने आप में भारत की सनातन परंपरा, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक एकात्मता का भी प्रतीक है। सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही मंदिर परिसर में आयोजित सोमनाथ संकल्प महोत्सव में भी पूजा की। सीएम योगी का डमरू बजाकर और मंत्रोच्चार के साथ स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। पश्चिम बंगाल में चुनाव में रिकॉर्ड जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी अब यूपी में हैट्रिक लगाने का ठोस प्लान बना रही है। बीजेपी ने यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां काफी तेज कर दी हैं।
यूपी बीजेपी ऑफिस में कल बूथ सशक्तिकरण अभियान को गति देने के लिए बड़ी समीक्षा बैठक होने जा रही है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल कल बैठक में मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल जीत के बाद यूपी में सरकार बना के हैट्रिक लगाने की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट से विपक्ष को चित करने की तैयारी में है। बीजेपी कल बूथ सशक्तिकरण को लेकर बड़ी समीक्षा बैठक कर रही है। यूपी बीजेपी के सभी 1,62,000 बूथ कमेटियों का गठन और सत्यापन की तैयारी की समीक्षा बैठक होगी। कल बीजेपी राज्य मुख्यालय में आयोजित बैठक में जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों और क्षेत्रीय अध्यक्षों को बुलाया गया है। बीजेपी की बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। बूथ से लेके विभिन्न प्रकार के जो संगठनात्मक काम है उन कामों की समीक्षा और आगे के टास्क भारतीय जनता पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों को बुला के माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी और महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी की विशेष उपस्थिति में ये बैठक होने वाली है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि बंगाल की जीत से उत्साहित बीजेपी यूपी में हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी में है। कह सकते हैं पश्चिम बंगाल मॉडल के तरीके से हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होगी और अगर कोई कार्यकर्ता काम नहीं कर रहा है तो उसकी भी रिपोर्टिंग होगी और पूरा सिस्टम ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और पूरी उनको फीडबैक ये सारी चीजें उसमें शामिल कर रहे हैं और इसके अलग अलग लेयर तैयार कर रहे हैं, एक पोर्टल भी तैयार कर रहे हैं। जिला स्तर पर बूथ प्रभारी और बूथ पालकों की लिस्ट तैयार की जा रही है। जिला स्तर पर डाटा प्रबंधन की मजबूती और आईटी कोऑर्डिनेटर्स की लिस्ट भी तैयार हो रही है। बड़ी बैठक कल होगी और बूथ सशक्तिकरण को लेकर ये बड़ी बैठक है। इसमें सभी जिला पदाधिकारी, जिला प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी और भारतीय जनता पार्टी में मजबूती से संगठन का काम देख रहे महामंत्री संगठन धर्मपाल मौजूद रहेंगे। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। एसपी सांसद अजेंद्र सिंह लोधी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला उन्होंने बोला है। देखते देखते वे इतने अमर्यादित हो गए कि उन्होंने पीएम मोदी को सरेआम अपशब्द कहे और गाली तक दे डाली। प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी ने इसे समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा बता दिया। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। महोबा कलेक्ट्रेट में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन उस वक्त विवादों में घिर गया जब एसपी सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दे डाला। मोदी जी जो कुछ बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। पेट्रोल की खपत कम करें, है सोना ना खरीदें, विदेश की यात्रा करोड़ों में खर्च करें, है कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, कितना देश विरोधी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और न आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा। पीएम मोदी को गाली देने पर यूपी का सियासी पारा हाई है। बीजेपी ने इसे समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा बताया है। ये कहीं ना कहीं उनका एक हतोत्साहत का परिचय उन्होंने दिया है कि वो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में घबराए हुए हैं, तो जैसे बिहार का रिजल्ट आया, बंगाल का रिजल्ट आया और जिस प्रकार से इंडियन अलायंस को जनता ने परास्त करने का काम किया, उसी की बौखलाहट है कि अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी को इसलिए गाली दे रहे हैं क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते हैं, गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं, कोई राजघराने से नहीं है। अखिलेश जी समाजवादी पार्टी ने बार बार इस प्रकार की भाषा हिंदुओं के खिलाफ भी और प्रधानमंत्री के खिलाफ भी इस्तेमाल की है। हमने तो देखा है कि किस प्रकार से सनातन को भी गाली दी जाती है समाजवादी पार्टी के द्वारा। बीजेपी प्रदेश महामंत्री का कहना है कि ये प्रदेश का दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। इसीलिए समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी, माफियागिरी और इसकी पर्यायवाची कही जाती है। यह इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। एसपी सांसद के पीएम मोदी को गाली देने पर सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी ने अखिलेश यादव से कड़ा एक्शन लेने की मांग की है। साथ ही एसपी सांसद के खिलाफ
बीजेपी की कानूनी कार्रवाई की भी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से आत्मनिर्भर भारत की अपील की थी। इसके लिए पेट्रोल डीजल बचाने और 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील भी की थी। पीएम मोदी की अपील पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर निशाना साधा। राहुल के पोस्ट पर वार पलटवार जारी है, दिखाते हैं आपको। पीएम मोदी ने हैदराबाद रैली से देशवासियों को वैश्विक संकट से निपटने का मंत्र दिया, जिसके बाद से सियासत तेज हो गई है। पीएम मोदी ने लोगों से 1 साल तक सोना न खरीदने और फिजूल खर्ची से बचने का संकल्प लेने को कहा। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पीएम मोदी की अपील पर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने लिखा, मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम कर दो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, 12 साल की नाकामी के सबूत हैं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने राहुल गांधी को जवाब दिया है। उन्होंने राहुल गांधी को सियासत का रिजेक्टेड माल बताया है। असं आहे, देशामध्ये सर्वात रिजेक्टेड नेता हे राहुल गांधी आहेत। रिजेक्टेड माल आहे। यूपी में योगी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इसे सही बताया है। मोदी जी ने जब भी जो सलाह देश को दिया, पूरे देश के एक एक व्यक्ति ने, हर जाति धर्म मजहब के लोगों ने मोदी जी पे विश्वास जताते हुए उन सलाह को माना भी है। कुछ लोग जो है वो डायनेस्टी के डिफॉल्टेड दपोर शंख लोग ऐसे हैं जो कि संकट के समाधान का हिस्सा बनने के बजाय जो है वो सियासी व्यवधान का हिस्सा गढ़ने में लग जाते हैं। पीएम मोदी की अपील का देश में स्वागत हो रहा है। वहीं विपक्ष एक बार फिर पीएम की अपील पर हमलावर है, जिसका जवाब भी बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और पीएम मोदी की अपील पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि राहुल गांधी देश के सामने सच लेकर आ रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी देश को बर्बाद करने पर तुले हैं। जनता को विपक्ष नहीं, पीएम मोदी गुमराह कर रहे हैं। वहीं एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की निगाह अब माता बहनों के मंगलसूत्र पर टिक गई है। पीएम मोदी अपने सरकारी खर्चे घटाने का ऐलान कब करेंगे? अर्थव्यवस्था का मामला हो, चाहे वो डीजल पेट्रोल क्रूड ऑयल का मामला हो, चाहे गोल्ड का मामला हो, हर चीज को इस सरकार ने छुपाया और देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को झूठा साबित करने का प्रयास किया। राहुल गांधी जी सही बात बोल रहे, सत्यता देश के सामने ला रहे कि देश पूरी तरीके से मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया। अब उनकी निगाहें मंगलसूत्र और बेटियों के लिए विदाई के वक्त जो सोना चांदी के लिए इकट्ठा की गई, मैंने वो रखी है, उस पर टिक गई है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि पहले सरकारी खर्च को घटाएं। बागपत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री शिव गोरखनाथ आश्रम में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। नवनाथ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नाथ संप्रदाय के महंत और संतों से मुलाकात की। सीएम योगी ने इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राम मंदिर निर्माण हुआ, किसी ने रोका क्या? सच्ची लगन, सोच से परिणाम भी सही मिलते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि सनातन धर्म ने कभी भी जबरन किसी को आधिपत्य स्थापित नहीं किया। जबरन किसी को अपने अधीन करके उसे गुलाम बनाने का कार्य नहीं किया।
तो जब हम किसी पर जबरन शासन नहीं करते, जबरन उसकी भूमि पर कब्जा नहीं करते, तो फिर हमारा देश इसको कैसे स्वीकार कर सकता था। और दुनिया के अंदर अकेले भारत है जो लगातार विदेशी आक्रांतों से जूझता रहा। नेताओं ने भारत के सनातन की आस्था के प्रतीक मंदिरों को, मठों को, पवित्र तीर्थ स्थलों को विखंडित करने का प्रयास किया था। वे सभी तीर्थ स्थल फिर से पुनर्प्रतिष्ठा को प्राप्त कर गए, लेकिन आक्रांताओं का नामो निशान नहीं बचा है। वे सभी आक्रांता सब मिट्टी में मिल गए हैं, किसी का अता पता नहीं है, उनके खानदान का ही पता नहीं है। यह है सनातन की ताकत, और उसी सनातन की ताकत का एहसास कराने के लिए आज मुझे बागपत की इस पावन धरा पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने CII के कार्यक्रम में शिरकत की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उत्तर तो लगा है, लेकिन पहले बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा था। पहचान का संकट हुआ करता था, लेकिन आज यूपी की पहचान देश के ग्रोथ इंजन के तौर पर होती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो हम कुछ परिवर्तन करने में सफल हुए, ये सच था कि आज से 9 वर्ष पहले भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज था। उत्तर प्रदेश के ऊपर स्वयं नाम तो उत्तर था, लेकिन स्वयं उसके ऊपर प्रश्न लगे हुए थे। हर व्यक्ति उसको शक की निगाह से देखता था। हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही वह सामने वाले से जो परिचय दे रहा है उससे 10 कदम दूरी बनाने का प्रयास करता है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के अवसर पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव साधना देखने को मिली। पीएम ने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर के भव्य शिखर का देश के 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया और समारोह के दौरान 11 तीर्थ स्थलों का पवित्र जल मंदिर के 90 मीटर ऊंचे शिखर पर चढ़ाया गया। रुद्रमन्यौतोतैथवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी। सोमनाथ का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितनी भारत की सभ्यता। सदियों तक ये मंदिर सिर्फ पूजा का केंद्र नहीं बल्कि समृद्धि और सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक बना रहा। शायद यही वजह थी कि इतिहास में सबसे ज्यादा हमले जिस मंदिर पर हुए उसका नाम सोमनाथ था। सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव साधना देखने को मिली। पीएम ने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर के भव्य शिखर का देश के 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया। इस कुंभाभिषेक के लिए एक विशेष कलश का इस्तेमाल हुआ। समारोह के दौरान 11 तीर्थ स्थलों का पवित्र जल मंदिर के 90 मीटर ऊंचे शिखर पर चढ़ाया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के अवसर पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। सोमनाथ मंदिर में आज भव्य और दिव्य कार्यक्रम देखने को मिला। पीएम विशेष महापूजा, कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान देश भर से आए संत, श्रद्धालु और अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सोमनाथ की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत को समर्पित स्मारक डाक टिकट और विशेष सिक्का भी जारी करेंगे। इसके अलावा आज यहां सूर्य किरण हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, जो कार्यक्रम का खास आकर्षण माना जा रहा है।
सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं। हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इससे प्रदेश और देश में प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला किया, मंदिर टूटा, शिवलिंग खंडित किया गया, लेकिन आस्था नहीं टूटी। यही सोमनाथ की सबसे बड़ी शक्ति थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।